नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं खबरों का अपना पसंदीदा न्यूज बुलेटिन देश प्रदेश। बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको दिखाएंगे देश और प्रदेश की वो बड़ी खबरें जो आज दिन भर सुर्खियों में रहीं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पाकिस्तान के झूठे प्रचार पर करारा पलटवार करने की भारत सरकार की तैयारी की खबर के साथ। पाकिस्तान के काले कारनामे दुनिया के सामने लाने और ऑपरेशन सिंदूर की जरूरत को बताने के लिए मोदी सरकार ने 7 ऑल पार्टी डेलीगेशन को तैयार किया है, जिसमें कुल 59 सदस्य शामिल हैं। डेलीगेशन के बारे में विस्तार से जानने के लिए देखिए ये हमारी रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के पाले आतंकियों को मिट्टी में मिलाने के बाद अब भारत सरकार पाकिस्तान के झूठे प्रचार पर करारा पलटवार करने की तैयारी में है। पाकिस्तान के काले कारनामे दुनिया के सामने लाने और ऑपरेशन सिंदूर की जरूरत को बताने के लिए मोदी सरकार ने 7 ऑल पार्टी डेलीगेशन को तैयार किया है, जिसमें कुल 59 सदस्यों को शामिल किया गया है, जिसका पूरा ब्यौरा खुद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने जारी किया है। बैजयंत पांडा के नेतृत्व में डॉक्टर निशिकांत दुबे, फंगनन कोन्याक, रेखा शर्मा, असुद्दीन ओवैसी, सतनाम सिंह संधू, गुलाम नबी आजाद, राजदूत हर्ष श्रृंगला सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, अल्जीरिया का दौरा करेंगे। रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में डॉक्टर दग्गू बाती, पुरंदेश्वरी, प्रियंका चतुर्वेदी, गुलाम अली खटाना, डॉक्टर अमर सिंह, समीक भट्टाचार्य, MJ अकबर, पंकज सरन ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपीय संघ, इटली और डेनमार्क का दौरा करेंगे। संजय कुमार झा के नेतृत्व में अपराजिता सारंगी, यूसुफ पठान, ब्रिजलाल, डॉक्टर जॉन ब्रिटास, प्रदीप वर्मा, हेमंत जोशी, सलमान खुर्शीद, मोहन कुमार इंडोनेशिया, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, जापान और सिंगापुर का दौरा करेंगे। श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में बांसुरी स्वराज, ET मोहम्मद बशीर, अतुल गर्ग, समीत पाठक, सुमन कुमारी मिश्रा, SS अहलूवालिया, सुजान चेनॉय UAE, लाइबेरिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और सिएरा लियोन का दौरा करेंगे। शशि थरूर के नेतृत्व में शाम्भवी चौधरी, सरफराज अहमद, GM हरीश बालयोगी, शशांक मणि त्रिपाठी, भुवनेश्वर कालिता, मिलिंद मुरली देवरा, तरनजीत सिंह संधू, तेजस्वी सूर्या, अमेरिका, पनामा, गुयाना, ब्राजील और कोलंबिया का दौरा करेंगे। कनी मोजी के नेतृत्व में राजीव राय, मियान अल्ताफ अहमद, कैप्टन ब्रिजेश चौटाला, प्रेमचंद गुप्ता, डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल, मंजीव वैसपुरी, राजदूत जावेद अशरफ, स्पेन, ग्रीस, स्लोवेनिया, लातविया और रूस का दौरा करेंगे। सुप्रिया सुले के नेतृत्व में राजीव प्रताप रूडी, विक्रमजीत सिंह सहाय, मनीष तिवारी, अनुराग सिंह ठाकुर, लव श्रीकृष्ण देवरायलू, आनंद शर्मा, V मुरलीधरन, सईद अकबरुद्दीन, मिस्र, कतर, इथियोपिया और दक्षिण अफ्रीका का दौरा करेंगे। हर डेलीगेशन में 7 से 8 नेताओं के साथ साथ 1-2 पूर्व राजनयिकों का संतुलन बनाया गया है। साथ ही हर डेलीगेशन में एक मुस्लिम चेहरे को जरूर शामिल किया गया है। ये सारे सदस्य मिलकर कुल 33 देशों का दौरा करेंगे और आतंकवाद के खिलाफ भारत के रुख को स्पष्ट करेंगे। देश प्रदेश में अगली खबर हापुड़ से है, जहां मेरठ और लखनऊ STF ने मोनार्ड यूनिवर्सिटी में छापेमारी की। STF टीम द्वारा यूनिवर्सिटी में करीब 5 घंटे तक की गई जांच में क्या कुछ सामने आया, देखिए ये रिपोर्ट। तस्वीरें हापुड़ जनपद के पिलखुआ क्षेत्र में स्थित मोनार्ड यूनिवर्सिटी की हैं, जहां शनिवार को STF लखनऊ और मेरठ की टीम ने भारी पुलिस बल के साथ अचानक छापामार कार्यवाही की है। रेड के दौरान टीम ने किसी के भी अंदर प्रवेश करने और बाहर निकलने पर रोक लगा दी। बताया जा रहा है कि फर्जी मार्कशीट जारी करने के मामले में ये कार्रवाई की गई है। STF टीम द्वारा यूनिवर्सिटी में करीब 5 घंटे तक जांच की गई। पूछताछ के बाद यूनिवर्सिटी से 2 कार, लैपटॉप, डेस्कटॉप, CCTV फुटेज, हार्ड डिस्क और प्रिंटर को कब्जे में लिया। टीम ने कई अभिलेख खंगाले और अधिकारियों से पूछताछ की। STF टीम को मोनार्ड यूनिवर्सिटी से फर्जी मार्कशीट जारी करने की सूचना मिली थी। STF ने हरियाणा के 2 युवकों को हजारों की संख्या में फर्जी मार्कशीट के साथ पकड़ा था। इन 2 युवकों की निशानदेही पर ही STF यहां पहुंची थी। आरोपी दोनों युवक भी कार में आसपास ही टीम के साथ मौजूद थे। देर शाम तक चली जांच के बाद टीम ने विश्वविद्यालय के चेयरमैन विजेंद्र सिंह समेत 9 लोगों को हिरासत में ले लिया है। टीम सभी को लेकर पिलखुआ कोतवाली पहुंची, जहां अग्रिम विधिक कार्यवाही की गई। मोनार्ड यूनिवर्सिटी पिछले कई सालों से लगातार विवादों में रही है, फिर चाहे वो छात्रवृत्ति से जुड़ा मामला हो या अन्य कोई और मामला हो। इस फर्जी मार्कशीट घोटाले में अभी और भी कई लोगों की गिरफ्तारियां हो सकती हैं। देश प्रदेश में बात करते हैं हैदराबाद की, जहां 4 मीनार इलाके में रविवार सुबह भीषण आग लगने से 17 लोगों की जान चली गई।
घटना पर प्रधानमंत्री ने भी दुख जताया। देखिए घटना को विस्तार से बताती है ये हमारी रिपोर्ट। हैदराबाद के चार मीनार इलाके में रविवार सुबह भीषण आग ने 17 लोगों की जान ले ली। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 11 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। गुलजार हाउस के पास स्थित एक इमारत में सुबह करीब 6 बजे के आसपास आग लगी। आग में झुलसने से 17 लोगों की मौत हो गई है। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। पहली मंजिल से 11 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। ऊपरी मंजिल पर फंसे 4 लोगों को बाहर निकाला गया। इमारत में आग के कारणों का पता लगाया जा रहा है। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि रात में ज्यादा गर्मी के कारण इमारत के सभी एसी चल रहे थे, जिससे वायरिंग गर्म हो गई और आग लग गई। Around 6:16, fire department got a fire call from this local residents, and at 6:17, fire department have dispatched the fire engines. Subsequently, 11 fire engines were dispatched along with sufficient staff. So when they came, there was a smoke and fire in the ground floor. Our people tried to extinguish the fire along with rescuing the people. So the fire department has used breathing apparatus and oxygen masks to rescue the people, and then 11 people were taken out of the first floor and they were shifted to the hospital. 4 people were rescued from the top floor. So as per the information we got as of now, most of the people could not survive, those people who shifted to the hospital. इमारत में ज्यादातर लोग किराएदार थे, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। फिलहाल घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है, जिनमें से कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। प्रशासन की ओर से राहत और बचाव कार्य जारी है और मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की तैयारी की जा रही है। हमारी अगली खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां साइबर फ्रॉड के बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। सीबीआई ने 39 मोबाइल कार्ड डीलरों पर एफआईआर दर्ज की है। 39 सिम कार्ड डीलरों में 9 यूपी के हैं। क्या है ये पूरा मामला, आइए देखते हैं। खबर उन्नाव से है, जहां फर्जी नाम पते से सिम कार्ड को लेकर साइबर फ्रॉड के बड़े नेटवर्क का सीबीआई ने खुलासा किया है। सीबीआई ने 39 मोबाइल कार्ड डीलरों पर एफआईआर दर्ज की है। 39 सिम कार्ड डीलरों में 9 यूपी के हैं। ये फर्जीवाड़ा प्रदेश के 6 जिलों से हो रहा था। सीबीआई ने इनके ठिकानों पर बीते दिनों छापा मारा था। फर्जीवाड़े में पश्चिम बंगाल, असम, महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु और कर्नाटक के तमाम सिम कार्ड डीलर भी शामिल हैं। फर्जी सिम कार्ड के जरिए डिजिटल अरेस्ट, जासूसी, फर्जी विज्ञापन, निवेश संबंधी फ्रॉड, यूपीआई फ्रॉड आदि को दिया जा रहा था अंजाम। साइबर फ्रॉड ग्राहक को केवाईसी फेल होने का झांसा देकर दोबारा केवाईसी के नाम पर दूसरा सिम कार्ड एक्टिवेट करते थे। इस फर्जीवाड़े में यूपी के लखनऊ, आगरा, हाथरस, हरदोई, कन्नौज और उन्नाव के 9 डीलर शामिल। इन सभी को सीबीआई ने अपनी एफआईआर में नामजद किया है। सीबीआई की जांच में सामने आया है कि इन सभी 39 डीलरों ने करीब 1100 सिम कार्ड फर्जी नाम पते पर बेचे थे। ये फर्जी सिम दक्षिण एशिया के देशों में साइबर फ्रॉड के लिए इस्तेमाल हो रहा था। मामले में हुई गिरफ्तारी पर उन्नाव के एसपी का बयान भी आपको सुनवाते हैं। साइबर क्राइम थाना है और इसमें साइबर क्वार्टर के द्वारा जो इनपुट या जो भी हमारे पोर्टल पे शिकायतें होती हैं साइबर क्राइम पोर्टल पे, उसके माध्यम से उन्नाव जनपद में हमने 700 पीओएस एजेंट और 4500 सिम जो हैं वो आइडेंटिफाई किए हैं, जो कि विभिन्न साइबर अपराधों में कहीं ना कहीं यूज हुए हैं या उन नंबरों की कोई रिपोर्टिंग हुई है। उसमें सभी थानों से हम उनका सत्यापन जो है वो करवा रहे हैं और जो ऐसे जितने भी एजेंट्स होंगे जिन्होंने फर्जी सिम यहाँ पे बेचे होंगे या किसी को दिए होंगे तो उनके विरुद्ध हम फिर जो विधिक कार्रवाई है वो सुनिश्चित करेंगे। दरअसल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर करीब 2200 शिकायतें मिलने पर इसकी पड़ताल शुरू की गई थी। जांच में पता चला कि डीलरों द्वारा सिम खरीदने वाले ग्राहक का केवाईसी कराने के दौरान उसका इस्तेमाल दूसरे सिम की बिक्री में भी कर रहे थे। देश प्रदेश में अब खबर है अहमदाबाद से। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे देश में सेनाओं के सम्मान में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में गुजरात के अहमदाबाद स्थित साणंद में तिरंगा यात्रा निकालेगी, जिसका नेतृत्व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया। अहमदाबाद नगर निगम द्वारा यह कार्यक्रम विराट नगर क्षेत्र में आयोजित किया गया। तिरंगा यात्रा में जन सैलाब उमड़ा। किसी की सांसों ले, किसी की धड़कन ले, किसी की चूड़ी ले,
किसी के संगल में, किसी के कजरे में, किसी के कजरे में, महकती सुबहों में, बदलती शामों में, हसीनी रातों में, अधूरी बातों में, हंसती बाहों में, और पूछा है तरसी निगाहों में। कौशाम्बी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 4 करोड़ की कॉपर लूट का आरोपी संतोष उर्फ राजू ढेर हो गया। ड्राइवर की हत्या कर ट्रेलर लूटने वाला ये गैंग हाईवे पर रेकी कर वारदात को अंजाम देता था। देखिए ये रिपोर्ट। तस्वीरें कौशाम्बी के कोखराज थाना इलाके के कखोड़ा हाईवे किनारे शनिवार रात की है, जहां कुख्यात अपराधी संतोष उर्फ राजू को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। उस पर 4 करोड़ रुपए के कॉपर वायर से लदे ट्रेलर की लूट और ड्राइवर की गोली मारकर हत्या का आरोप था। पूछताछ के दौरान जुर्म कबूलने के बाद जब पुलिस उसे घटनास्थल पर लेकर गई, तभी उसने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में उसे गोली लग गई। गोली लगते ही वो जमीन पर गिर गया। उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। क्या था पूरा मामला, वो भी समझिए। शुक्रवार रात को प्रयागराज कौशाम्बी हाईवे पर संतोष ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर एक ट्रेलर रुकवाया। उसने ड्राइवर से बातचीत की और फिर उसे गोली मार दी। वारदात के बाद शव को फेंक कर ट्रेलर लेकर फरार हो गया। ट्रेलर में 4 करोड़ रुपए के कॉपर तार लदे थे। राजू और उसके 2 अन्य साथियों ने मिलकर लूट किया था। उसको ड्राइवर को मार के फेंक दिया था झाड़ियों में और ट्रेलर को लूट लिया था। आज उस संबंध में मुकदमा भी दर्ज किया गया और फिर एक सटीक सूचना पुलिस को मिली है कि अर्टिगा गाड़ी में 5 लोग हैं और कुछ डीलिंग चल रही है उनको, और वहीं पे थोड़ी दूर पे एक ट्रेलर भी खड़ा है जिसमें वो सब माल लदा हुआ है और उसको बेचने की बात चल रही है। इस सटीक सूचना पे पुलिस ने पूरी घेराबंदी की और उन 5 लोगों को अरेस्ट किया है। उसमें 4 तो जो आधे दाम में कापर खरीदने वाले थे वो थे, और एक जो घटना को अंजाम दिया था जिसने पिस्टल से ड्राइवर की हत्या की थी और ड्राइवर को झाड़ियों में फेंक दिया था सड़क किनारे। 25 वर्षीय बदमाश संतोष उर्फ राजू जौनपुर के खोता सराय थाना क्षेत्र के पोरई कला गांव का रहने वाला था। इसके खिलाफ 6 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। घटना में शामिल इसके 2 साथी अभी भी फरार हैं। ये गैंग हाईवे पर रेकी कर कीमती धातु से लोड वाहनों में लूटपाट करता था। उत्तराखंड में घुसपैठियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। देहरादून और हरिद्वार से 6 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं मिला। इनकी मदद करने वाली एक भारतीय महिला भी पकड़ी गई है। पूछताछ जारी है। देखिए ये रिपोर्ट। देश में अवैध घुसपैठियों को पकड़ने की कड़ी में उत्तराखंड के देहरादून और हरिद्वार में पुलिस ने 6 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा है। इसमें 4 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। आइए जानते हैं इस मामले से जुड़ी पूरी खबर। देहरादून के क्लेमेंट टाउन से हुई गिरफ्तारी। 6 बांग्लादेशियों में 4 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल। बांग्लादेशियों की मदद करने के लिए एक भारतीय महिला भी गिरफ्तार। अपराधियों के पास से बांग्लादेशी आईडी और फर्जी भारतीय आधार कार्ड बरामद किए गए। गिरफ्तार लोगों से पुलिस मिलिट्री इंटेलिजेंस सहित आईबी पूछताछ कर रही है। देहरादून एसएसपी अजय सिंह को मिली थी गोपनीय सूचना। कोई वैध दस्तावेज नहीं देखा गया। ये बांग्लादेशी नागरिक 4 बांग्लादेशी नाबालिगों को भी पुलिस संरक्षण में लिया गया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक ये सभी आरोपी यहाँ समय समय पर आकर बसे थे। इनमें से कुछ लोग भारत में लंबे समय से मजदूरी कर रहे थे। हाथरस पुलिस ने ऑन डिमांड बच्चा चोर गिरोह का पर्दाफाश कर एक 4 साल के बच्चे को आंध्र प्रदेश से सकुशल बरामद किया। अंतर्राज्यीय गैंग के सदस्यों ने अब तक 8 बच्चों की खरीद फरोख्त की बात कबूली है। देखिए ये रिपोर्ट। प्रदेश के हाथरस में एक बच्चा चोरी की घटना सामने आने के बाद जब पुलिस ने जांच शुरू की तो हैरान करने वाले कई मामले सामने आए। हाथरस पुलिस ने एक ऑन डिमांड बच्चा चोरी गैंग का खुलासा किया। क्या है ये पूरा मामला, वो भी आपको समझाते हैं। 9 मई को हाथरस पुलिस को 4 साल के बच्चे के चोरी की तहरीर मिली। मामले में हाथरस पुलिस अधीक्षक ने 4 टीमों का गठन किया। जांच के दौरान पुलिस ने करीब 500 से अधिक सीसीटीवी कैमरों को खंगाला। सीसीटीवी के जरिए संदिग्धों का पीछा करते हुए हाथरस पुलिस कई प्रदेशों तक पहुंची। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र समेत पुलिस आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा तक भी गई। विजयवाड़ा से पुलिस ने 4 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया।
साथ ही हाथरस पुलिस ने अपहरणकर्ता के चंगुल से 4 साल के बच्चे को भी छुड़ाने में कामयाबी पाई। इस दौरान आरोपियों के कब्जे से 3 मोबाइल फोन, 2 ATM कार्ड, 1 आधार कार्ड बरामद हुआ। तो यह एक अंतर राज्यीय गिरोह है और यह गिरोह काफी दिन से सक्रिय था। इसमें जो 1-2 व्यक्ति जो इस गिरोह के सदस्य हैं, उनके विरुद्ध इस संबंध में पूर्व से भी अभियोग पंजीकृत है और इस बच्चे की जो सकुशल बरामदगी हुई है वो विजयवाड़ा से हुई है, जो आंध्र प्रदेश के पास है। गिरफ्तारी के बाद जब हाथरस पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ की तो और भी हैरान करने वाली कहानी सामने आई। आरोपियों के मुताबिक वे ऑन डिमांड बच्चा चोरी करते हैं। उनके इस गिरोह में करीब 1 दर्जन सदस्य हैं, जो नवजात शिशु से लेकर 3 से 4 साल तक के बच्चों को चोरी करते हैं। इसके लिए किडनैपर टारगेट के आसपास किराए पर मकान लेता है, फिर बच्चे की फैमिली से दोस्ती करता है। इस दौरान बच्चे का फोटो गैंग के दूसरे सदस्यों को भेजता है। फोटो देखकर बच्चा पसंद आने और पैसों की डील फाइनल होने के बाद किडनैपर बच्चे को बहला फुसला कर ले जाता है। इसके बाद बच्चे को दूसरे सदस्य को हैंडओवर करने के बाद किडनैपर वापस वहीं पर बना रहता है। अभी तक किडनैपरों ने करीब 8 बच्चों के खरीद फरोख्त की बात कबूली है, लेकिन अभी चूंकि विवेचना का यह पार्ट है और चूंकि उससे अभियुक्तों को फायदा मिलेगा, करीबन 4-6 ऐसे अभियुक्त हैं जिनके बारे में और पता हो चुका है। ठीक है, उस संबंध में टीम तत्परता से लगी हुई है और उनको भी शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा और देखा जाएगा कि ये बच्चे कहां से उन्होंने उठा के किनको बेचे हैं। हाथरस पुलिस ने इस पूरी कार्रवाई को 3 दिन के अंदर अंजाम देकर बच्चे को सकुशल माता पिता को सौंपा। सभी हाथरस पुलिस के काम की सराहना कर रहे हैं। भारत ने बांग्लादेश को बड़ा झटका देते हुए कुछ वस्तुओं के आयात पर बंदरगाह प्रतिबंध लगा दिया है। रेडीमेड कपड़े और प्रोसेस्ड फूड अब सिर्फ चुनिंदा पोर्ट से ही आ सकेंगे। भारत की ये सख्ती रिश्तों में आई दरार का संकेत है। देखिए ये रिपोर्ट। बांग्लादेश की सत्ता से हुई शेख हसीना की विदाई के बाद भारत और बांग्लादेश सरकार के रिश्तों में दरार लगातार बढ़ती जा रही है। बात चाहे मोहम्मद यूनुस के सत्ता संभालने के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए भीषण अत्याचार की हो या वक्त बेवक्त बांग्लादेश की तरफ से दिए गए भारत विरोधी बयान की हो, बांग्लादेश लगातार ऐसे काम करता रहा है जो भारत के साथ उसके रिश्तों की खटास का कारण बना है। लेकिन अब बांग्लादेश को भारत के खिलाफ काम करना भारी पड़ता दिख रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए बांग्लादेश से रेडीमेड कपड़ों, प्रोसेस्ड फूड पदार्थों जैसी कुछ वस्तुओं के आयात पर बंदरगाह प्रतिबंध लगा दिया है। वाणिज्य मंत्रालय के विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT ने इस बाबत नोटिफिकेशन जारी किया है। भारत के मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आने वाले डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड DGFT ने नोटिफिकेशन किया जारी। मंत्रालय ने कहा कि बांग्लादेश से भारत में रेडीमेड कपड़ों, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ आदि जैसी कुछ वस्तुओं के आयात पर बंदरगाह प्रतिबंध लगाया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक बांग्लादेश से रेडीमेड गारमेंट का इम्पोर्ट अब सिर्फ नहवा शेवा, जवाहर पोर्ट और कोलकाता पोर्ट के जरिए ही किया जा सकेगा। बाकी सभी लैंड पोर्ट से एंट्री पर रोक लगा दी गई है। हालांकि DGFT ने साफ किया है कि ये पोर्ट प्रतिबंध भारत से होकर नेपाल और भूटान जाने वाले बांग्लादेशी सामानों पर लागू नहीं होंगे। बताया जा रहा है इन प्रतिबंधों में मछली, LPG, एडिबल ऑयल और क्रस्ट स्टोन को छूट दी गई है। ये सामान इन बंदरगाहों के जरिए इम्पोर्ट किए जा सकते हैं। ये बदलाव भारत की इम्पोर्ट पॉलिसी में तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं। इससे पहले भारत ने 9 अप्रैल 2025 को बांग्लादेश को 2020 से दी गई ट्रांसशिपमेंट सुविधा वापस ले ली थी। इस सुविधा से बांग्लादेश भारतीय बंदरगाहों और दिल्ली एयरपोर्ट के जरिए मिडिल ईस्ट और यूरोप को सामान एक्सपोर्ट कर सकता था। जौनपुर में गो तस्करों से हुई मुठभेड़ में पुलिस ने एक तस्कर को ढेर कर दिया, लेकिन एक सिपाही भी शहीद हो गया। 2 तस्कर घायल हैं जबकि 3 फरार हैं। पुलिस ने सघन तलाशी अभियान शुरू किया है। देखिए ये रिपोर्ट। जौनपुर में बीती रात चंदवक थाना क्षेत्र में पुलिस और गो तस्करों के बीच हुई मुठभेड़ में एक गो तस्कर को पुलिस ने ढेर कर दिया। इस दौरान एक हेड कांस्टेबल शहीद हो गए। 2 तस्कर पैर में गोली लगने से घायल हुए हैं। इनके 3 साथी फरार हो गए। पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है और अब जान लेते हैं क्या था मामला। 14 मई की रात पशु तस्करों ने चौकी प्रभारी प्रतिमा सिंह और उनकी टीम को जान से मारने के उद्देश्य से पिकअप से टक्कर मारी थी। इसमें प्रतिमा सिंह गंभीर रूप से घायल हो गई थी। उनका इलाज चल रहा है। घटना के बाद से जिले भर में पशु तस्करों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा था। इसी कड़ी में शनिवार रात चंदवक थाना क्षेत्र में पुलिस अवैध पशु तस्करों की तलाश में वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक संदिग्ध पिकअप वाहन को रोकने का इशारा किया गया, लेकिन उसमें सवार तस्करों ने वाहन की रफ्तार और तेज करते हुए ड्यूटी पर तैनात सिपाही दुर्गेश सिंह को कुचल दिया।
गंभीर रूप से घायल सिपाही को तत्काल वाराणसी के ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। रात्रि में थाना चंदोद अंतर्गत पुलिस के पास सूचना प्राप्त हुई कि यही पिकअप वहां पर है। इसके क्रम में पुलिस द्वारा घेराबंदी लगाई गई। वहां पर पिकअप तथा पिकअप में बैठे अभियुक्तों द्वारा पुलिस की टीम, प्राइवेट वाहन के ऊपर से जानलेवा तरीके से हमला करते हुए वहां से निकलने का प्रयास किया गया। पुलिस के हेड कांस्टेबल दुर्गेश कुमार सिंह जो मौके पे उपस्थित थे, उनके द्वारा जनसामान्य पुलिस की टीम के जान को बचाने के लिए तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया गया, जिसमें अभियुक्तों द्वारा उनके ऊपर जानलेवा तरीके से गाड़ी से हमला किया गया। घायल हेड कांस्टेबल दुर्गेश को तत्काल ट्रॉमा सेंटर इलाज हेतु ले जाया गया, जहां पर इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हुई। फरार तस्करों की तलाश में सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। वहीं स्थानीय लोगों और पुलिस कर्मियों ने शहीद सिपाही को श्रद्धांजलि दी और उनके साहस को सलाम किया। प्रशासन की ओर से पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया गया है। देश प्रदेश में फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। फॉरेक्स ट्रेडिंग अभी एक ट्रेड में सिक्सर। अक्का प्रसिद्ध, पहले सेफ्टी वरना क्लीन गोल्ड। अनऑथराइज प्लेटफॉर्म पे फॉरेक्स ट्रेडिंग यानी नुकसान, धोखाधड़ी और कानूनी कार्रवाई का डर। मतलब नुकसान की हैट्रिक। इसीलिए आरबीआई वेबसाइट पर जाएं, ऑथराइज्ड लिस्ट जांचें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। एक बार फिर से आपका स्वागत है। देश प्रदेश में पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को लेकर हिसार पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। खुलासा हुआ है कि वो पीआईओज के संपर्क में थी और भारत पाक तनाव के दौरान संवेदनशील जानकारियां साझा कर रही थी। देखिए ये रिपोर्ट। बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा का नाम चर्चा में है। ज्योति मल्होत्रा पर आरोप है कि उसने पाकिस्तान के लिए जासूसी की है। वो पाकिस्तान के कुछ लोगों के संपर्क में रही और उसने भारतीय सेना की गतिविधियों और अहम स्थानों की जानकारी उन्हें दी। ज्योति मल्होत्रा ने पाकिस्तान जाकर जो वीडियो बनाए थे, वे इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं। ज्योति मल्होत्रा 2 महीने पहले भी पाकिस्तान गई थी और वहां के कई वीडियो और रील अपने सोशल मीडिया हैंडल्स और यूट्यूब चैनल पर पोस्ट की थी। ज्योति की गिरफ्तारी के बाद उसे कोर्ट से 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया था, जिसके बाद रविवार को हरियाणा पुलिस ने प्रेस वार्ता कर पूछताछ के बारे में जानकारी दी। हिसार पुलिस ने प्रेस वार्ता में क्या कुछ जानकारी दी, अब ये भी जान लीजिए। एसपी हिसार शशांक कुमार सावन ने कहा, केंद्रीय एजेंसियों से मिले इनपुट के आधार पर ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ज्योति के बैंक खातों, मोबाइल और लैपटॉप की जांच कर रही है। उसका आय से ज्यादा खर्चा था, इसकी भी जांच कर रहे हैं। इस मामले में सोशल मीडिया पर सक्रिय कुछ अन्य लोगों की भी जांच की जा रही है। पीआईओएस कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को रिक्रूट करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत पाक संघर्ष के दौरान ज्योति पीआईओएस के संपर्क में थी। ज्योति कई बार पाकिस्तान और एक बार चीन भी जा चुकी है। During the conflict, she was in touch with the PIOs. तो जो पर्सनल नॉन ग्रेटा जिसको डिक्लेयर कर दिया गया, during the conflict war, she was in touch. But she did not have any direct access as such with any very important direct access नहीं था उसके पास किसी मिलिट्री या डिफेंस के इंफॉर्मेशन को लेके जो हम इस स्टेज पे कहें कि उसने उसको दिया है। बट डेफिनेटली शी वॉज इन टच विद पीआईओज और यहाँ के जो कुछ और भी जो अभी उसके हमने लैपटॉप और मोबाइल जो है वो हम उसको अभी सीज करने की कोशिश कर रहे हैं कहाँ पे है। वंस वी सीज इट और उसको हम फोरेंसिक एनालिसिस करेंगे तो उससे भी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन उन्होंने एक्सचेंज की। वहीं पहलगाम हमले से पहले ज्योति के कश्मीर और पाकिस्तान जाने के बारे में एसपी हिसार ने क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनवाते हैं। अभी वो पूछताछ चल रहा है। पहलगाम हमले के पहले बिल्कुल गई थी, उसके पहले वो मतलब उसके आसपास वो पाकिस्तान भी गई थी, तो इसके आपस में क्या लिंकेजेस हैं वो हम स्टैब्लिश कर रहे हैं। ज्योति मल्होत्रा की एक्टिविटी को पुलिस और भारत की खुफिया एजेंसियां काफी समय से ट्रैक कर रही थी। जब पुख्ता सबूत मिले तब 15 मई को उसे गिरफ्तार किया गया। उससे पूछताछ चल रही है। ज्योति के यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया हैंडल्स पर पाकिस्तान में उनके सफर से जुड़े कई वीडियो हैं। जांच में सामने आया है कि ज्योति व्हाट्सएप, टेलीग्राम और स्नैपचैट जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए पाकिस्तान में बैठे एजेंट्स के संपर्क में थी।
देश प्रदेश में वक्त है एक विराम का। ये वाला दिखाना गया तेरा प्राइस मनी। कुछ इन्वेस्टमेंट भी कर लेती, आते समय कर लिया मोबाइल से। कहाँ? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। हाँ, RBI रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप है ना। रिटेल डायरेक्ट स्कीम द्वारा इन्वेस्टमेंट यानी मैच्योरिटी पे गारंटीड रिटर्न्स, नो ब्रोकरेज, नो हिडन फीस। मान गए? आपको नहीं, ऐप को। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। दिल्ली में बसपा प्रमुख मायावती ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें आकाश आनंद को फिर से चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया। आकाश अब चुनाव प्रचार की कमान भी संभालेंगे। संगठन मजबूत करने को लेकर भी दिशा निर्देश दिए गए। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने रविवार को देश की राजधानी दिल्ली में ऑल इंडिया लेवल की बैठक बुलाई। पार्टी की हाई लेवल मीटिंग में भतीजे आकाश आनंद को लेकर फैसला लिया गया। आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने बताया कि पूरे देश भर से आए पार्टी के लोगों की सहमति से आकाश आनंद को बसपा का मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाने का फैसला लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक आगामी चुनाव में आकाश आनंद पार्टी के प्रचार की कमान भी संभालेंगे। बसपा में फिलहाल 3 नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं। इनके ऊपर चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद रहेंगे, जिन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। उनमें राज्यसभा सांसद रामजी गौतम, रणधीर बेनीवाल और राजा राम का नाम शामिल है। आकाश आनंद की सियासी जिम्मेदारी बढ़ाने के फैसले से पार्टी में नई ऊर्जा का संचार माना जा रहा है। बीते दिनों आकाश आनंद की पार्टी में वापसी हुई थी। दिल्ली में आयोजित हुई पार्टी की ऑल इंडिया बैठक में मायावती ने पार्टी के पदाधिकारियों को संगठन मजबूत करने समेत कई जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद तुर्की का बहिष्कार अब शिक्षा जगत तक पहुंच गया है। IIT बॉम्बे ने तुर्की विश्वविद्यालयों से सभी शैक्षणिक समझौते रद्द कर दिए हैं। ये फैसला देश के हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का समर्थन करने वाले तुर्की का पूरा देश में जमकर विरोध हो रहा है। एक तरफ जहां तुर्की के उत्पादों का देश में बायकॉट किया गया, तो वहीं अब शिक्षा के क्षेत्र में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। खबर IIT बॉम्बे से है, जहां संस्थान ने तुर्की से संबंधित सभी प्रकार के शैक्षणिक समझौते रद्द कर दिए हैं। इससे पहले किन शैक्षिक संस्थानों ने तुर्की से तोड़ा नाता, वो भी आपको बताते हैं। IIT बॉम्बे कुछ तुर्की संस्थानों के साथ चला रहा था फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम। अगली सूचना तक के लिए IIT बॉम्बे और तुर्की विश्वविद्यालयों के बीच नहीं होगा फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम। संस्थान ने सोशल मीडिया साइट X के जरिए फैसले की दी जानकारी। IIT बॉम्बे से पहले IIT रुड़की, JNU और जामिया मिलिया इस्लामिया जैसे संस्थान भी तुर्की के संस्थानों से कर चुके हैं किनारा। वहीं इस बारे में IIT बॉम्बे के अधिकारियों का कहना है कि ये फैसला देश की सुरक्षा और हितों को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से लिया गया है। छोटे से ब्रेक का। दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। RBI कहता है सही वित्तीय बर्ताव करें आपका बचाव। गर्मी की छुट्टियों में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने तैयारियां तेज कर दी हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए 14,000 से ज्यादा समर स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। रेलवे स्टेशनों पर ठंडे पानी और मेडिकल सुविधा जैसी व्यवस्थाएं भी की गई हैं। देखें ये रिपोर्ट। यात्रियों को गर्मी की छुट्टी में सफर के दौरान कोई तकलीफ न उठानी पड़े, इसके लिए भारतीय रेलवे ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। भारतीय रेलवे इस साल गर्मी के सीजन में करीब 14,000 से अधिक स्पेशल ट्रेनें संचालित करने की योजना बना रहा है, जो कि पिछले साल की तुलना में ज्यादा है। गर्मी के मौसम के चलते भारतीय रेलवे ने और कौन कौन से खास इंतजाम किए हैं वो भी जान लेते हैं। रेलवे चला रहा है 14,000 से अधिक समर स्पेशल ट्रेनें। मई और जून महीने में करीब 3,000 ट्रिप और चलाने की योजना बना रहा है उत्तर मध्य रेलवे। रेलवे स्टेशनों पर ठंडे पानी की व्यवस्था के लिए वाटर वेंडिंग मशीनें और वाटर कूलर लगाए गए हैं।
यात्रियों की सहायता के लिए रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारी भी तैनात किए गए हैं। साथ ही ट्रेनों में वाईफाई और मेडिकल सहायता जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। समर वेकेशन की तैयारियों पर उत्तर मध्य रेलवे के CPRO शशिकांत त्रिपाठी ने क्या कुछ कहा, वो भी जान लेते हैं। मई का अभी तक नोटिफिकेशन जारी हुए हैं, उसके अनुसार लगभग हम लोग 1500 ट्रिप्स और चलाने जा रहे हैं केवल मई महीने में, और इसी तरह से जून महीने के लिए भी अब तक 1400 से ज्यादा ट्रिप्स प्लान हो चुकी हैं, जो कि फर्दर और एक्सटेंड होने की संभावना है। तो इस तरह से एक देखा जाए तो हम लोग लगभग 1300 से 1500 ट्रिप्स पर मंथ समर स्पेशल के दौरान, समर स्पेशल ट्रेनों में चला रहे हैं। शीतल जल की उपलब्धता लोगों को हो सके, ठंडा पानी उन्हें मिल सके, इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों के सभी स्टेशनों पे जहां पे भी कैटेगरी वाइज वाटर कूलर उपलब्ध होने चाहिए, वो सारे वाटर कूलर हमारे 15 अप्रैल से फंक्शनल हो चुके हैं। सारे वाटर कूलर को फंक्शनल कर दिया गया है ताकि वो ठंडा पानी उपलब्ध कराएं। हमारी वाटर वेंडिंग मशीन्स जिन भी स्टेशनों पे उपलब्ध हैं, वो सारी वाटर वेंडिंग मशीन्स हमने फंक्शनल कर दी हैं। भारतीय रेलवे के ये प्रयास न केवल गर्मियों में यात्रियों की यात्रा को सुगम बना रहे हैं, बल्कि गर्मी से बचाव और आरामदायक यात्रा को सुनिश्चित करने में भी सहायक साबित हो रहे हैं। देश प्रदेश में आज इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।